आज हम CSS essay की आउटलाइन और ओवरऑल आर्गुमेंट्स के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना सीखेंगे कि जब टॉपिक आप एग्जाम में CSS essay का देखते हैं तो उसके बाद ब्रेनस्टॉर्मिंग किस्सा की जाए मेन आर्गुमेंट्स के लिए। इसमें टॉपिक को समझना भी इंक्लूडेड है और आर्गुमेंट्स को सोचना भी इंक्लूडेड है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। अगर आपके आर्गुमेंट्स स्ट्रांग नहीं होंगे तो आपका CSS ऐसे कभी पास नहीं हो सकता, चाहे इंग्लिश कितनी भी अच्छी हो या बाकी चीज़ों पे जितना भी फ़ोकस हो। और आइडियाज़ इसी से रिलेटेड कि ऐसे के बारे में स्टूडेंट्स कहते हैं कि आइडियाज़ कैसे जनरेट हों। टॉपिक हमें जब नज़र आता है एग्ज़ाम में तो उस वक़्त हमें आइडियाज़ नहीं आते, लेकिन वैसे प्रैक्टिस में या जब नॉर्मल एक एनवायरनमेंट होता है एग्ज़ाम से बाहर, उस वक़्त आइडियाज़ बहुत आते हैं। तो इसकी प्रैक्टिस कैसे की जाए, ये मैं टॉपिक से शो करना चाहता हूँ। इसमें हम आउटलाइन बनाना नहीं सीखेंगे, आउटलाइन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करेंगे। जो अगर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग ठीक कर लें, तो आउटलाइन बनाना, जैसे मैं पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, कोई ऐसी चीज़ नहीं है। तो हम इसी टॉपिक को लेके चलेंगे और अभी हम रफ वर्क करेंगे। आप यूँ समझिए कि ऐसे के शुरू में आपने पेंसिल से फर्स्ट पेज के ऊपर अपनी आउटलाइन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है। उसमें आप जो भी कुछ लिखें, उससे आपका ब्रेन जो है वो क्लियर होगा और उसके बाद आप रब करके आउटलाइन एंड पे भी लिख सकते हैं। और स्टूडेंट्स को मैं यही रिकमेंड करता हूँ कि अपनी आउटलाइन को फाइनल जो आपने आउटपुट देना है, लेआउट देना है, वो आप एंड पे दें ऐसे लिखने के बाद। लेकिन डेफ़िनेटली फर्स्ट पेज के ऊपर आप ब्रेनस्टॉर्मिंग करें पेंसिल से। तो वो हम कैसे करेंगे, उससे हम टॉपिक उसकी बेस पे हम देखेंगे। ये 2020 के एग्ज़ाम का ऐसे टॉपिक है, इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? इसके लिए अगर मैं अटेम्प्ट कर रहा हूँ, ऐसे मैं कैसे बिल्ड करूँगा, ब्रेनस्टॉर्मिंग कैसे करूँगा? सबसे पहले तो मैं इस टॉपिक को ही 5 बार पढ़ूँगा। मैं हमेशा स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि आपने टॉपिक को बहुत गौर से समझना है और देखना है। और अगर आप टॉपिक समझ जाएँ कि वो पूछना क्या चाह रहा है और उसका फ़ोकस किस चीज़ पे है, तो मेरे ख़्याल से 40% तो प्रॉब्लम यहीं पे सॉल्व हो जाएगी। इज़ पाकिस्तान रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? तो मेरी अब हर शख्स का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है। मेरा जो इसमें मेन थीसिस का आंसर होगा, जो मेरे ज़हन में है, मैंने यहाँ पे सिर्फ़ रफ़ वर्क के तौर पे लिखूँगा, एंड पे मैं इसको रिमूव कर दूँगा। अगर मैं एग्ज़ाम में बैठा हूँ तो मैं पेंसिल से इसको लिखूँगा और बाद में हम इसे रिमूव करके एक प्रॉपर आउटलाइन की शक्ल दे देंगे। तो मेरी जो भी रिसर्च है या अभी तक मेरी जितनी भी स्टडी है, उसकी बेस के ऊपर मेरा आंसर यस होगा। मेन जो मेरा थीसिस है इस पूरे क्वेश्चन का, इसमें एक क्वेश्चन पूछा जा रहा है और उस क्वेश्चन का जब जो भी हम आंसर देंगे, उसको फिर हम आर्गुमेंट्स की बेस पे प्रूव करेंगे। अब इम्पोर्टेंट चीज़ ये है कि इसमें हर शख्स ज़रूरी नहीं है। CSS ऐसे में इस बेस पे मार्किंग नहीं होती कि अगर किसी शख्स ने नो लिख दिया था तो वो फेल हो जाएगा। ऐसे में ऐसा नहीं है, आप इसमें कुछ भी लिख दें, येस या नो या न्यूट्रल पोज़ीशन लें। आपने अगर उसको आर्गुमेंट्स की बेस पे प्रूव कर दिया, स्ट्रॉन्ग आर्गुमेंट्स दे दिए, तो एग्ज़ामिनर को इससे लेना-देना नहीं है कि आपने कौन-सी साइड ली। तो मैं नो भी लिख सकता हूँ, लेकिन मेरे पास जिस चीज़ के आर्गुमेंट्स हैं, इस टॉपिक को देखने के बाद वो येस की फ़ेवर में है, तो मैं येस अपने ज़हन की क्लैरिटी के लिए यहाँ पे क्लियरली लिख लूँगा कि हाँ, पाकिस्तान डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए रेडी है। ये एक क्लियर आंसर है, इसमें कोई कन्फ्यूज़न नहीं होगी। ना मेरे आंसर में होगी, ना आर्गुमेंट्स में होगी। आर्गुमेंट्स को मैं इस एक वर्ड की को प्रूव करने के लिए यूज़ करूँगा। दैट्स इट, यही मेरा ऐसे होगा। इसमें कोई कॉम्प्लेक्सिटी अगर आपने ऐड की या कोई कन्फ्यूज़न ऐड की, उससे मार्क्स बहुत ज़्यादा कटते हैं। एग्ज़ामिनर को कभी कन्फ्यूज़ नहीं करना आपने। ये मैं अपनी पिछली वीडियोज़ में भी CSS ऐसे की बता चुका हूँ। अच्छा, तो येस को प्रूव करने के लिए मेरे पास क्या आर्गुमेंट्स होंगे? मैं कुछ देर सोचूँगा। अभी तक मेरी जितनी भी स्टडी है, एजुकेशन की, ऑब्ज़र्वेशन से, आर्टिकल से, उसकी बेस पे मैं आर्गुमेंट्स बनाऊँगा। हर शख्स का पर्सपेक्टिव डिफरेंट है और वो जब वहाँ बैठ के CSS ऐसे में सोचेगा, तो उसके ज़हन में डेफ़िनेटली कुछ आर्गुमेंट्स आएँगे, गिवन कि वो उसमें कुछ ना कुछ कैपेबिलिटी या एबिलिटी है।
और उसका ब्रेन बिल्कुल खाली नहीं है इन चीज़ों से और उसने कभी इन चीज़ों के बारे में सोचा है तो उसके ज़हन में आर्गुमेंट्स आएँगे। मेरे ज़हन में आर्गुमेंट्स क्या आते हैं कि इस वक़्त दुनिया में पाकिस्तान ही नहीं, पूरी दुनिया में डिजिटल रेवोल्यूशन हो रहा है और ये एक ऑनगोइंग प्रोसेस है। तो और कोई भी कंट्री ऐसी नहीं है जो शुरू में रेडी हो और रेडी को हम कैसे डिफ़ाइन करेंगे? वो कब वक़्त आएगा जब कोई कंट्री ये अनाउंस करे कि हाँ, हम अब रेडी हैं इस रेवोल्यूशन के लिए। तो कोई कंट्री भी एज़ सच रेडी नहीं होती। वो इस चीज़ को अडैप्ट करती है और उसके साथ इवॉल्व करती है। तो ये मेरा मेन आर्गुमेंट होगा जिसको मैं लेके चलूँगा। तो मेरी मेन जो चीज़ है जिसको मैं लेके आगे मूव फॉरवर्ड करूँगा वो क्या है कि द ह्यूमन कैपेसिटी टू अडैप्ट एंड चेंज। ये अगेन मेरी आउटलाइन नहीं बन रही है, आउटलाइन के लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग हो रही है पूरे ऐसे के लिए। इंसान की कैपेसिटी है अडैप्ट करने की, चेंज करने की, इसके ऊपर मैं कुछ ना कुछ शुरू में इंट्रोडक्शन में ज़रूर लिखूँगा कि इंसान दुनिया में लाखों साल के एवोल्यूशन के बाद जहाँ तक पहुँचा है, उसमें डिजिटल रेवोल्यूशन, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, कई तरह के रेवोल्यूशंस आए और वो उस हर रेवोल्यूशन से इंसान की प्रोग्रेस में इज़ाफ़ा हुआ और कभी ऐसा पॉइंट नहीं था कि इंसान ने कहा हो कि हम इस चीज़ के लिए रेडी नहीं हैं। तो ह्यूमन कैपेसिटी टू अडॉप्ट एंड चेंज इसके ऊपर मेरा इंट्रोडक्टरी जो मेन थीम होगा, उससे एग्ज़ामिनर को पता चलेगा कि अच्छा, शुरू में तो आंसर इसका येस ही है, जो मैं अपनी थीसिस स्टेटमेंट में लिखूँगा आउटलाइन में एंड पे। लेकिन उसको सपोर्ट करने के लिए इसने जो हुक पकड़ा है, इंट्रोडक्शन में वो हुक क्या है? वो हुक ये है कि इंसान की कैपेसिटी है अडैप्ट एंड चेंज करने की। तो इससे रेडी का तसव्वुर ख़त्म हो जाता है, इंसान हर सिचुएशन में अडैप्ट करता है, चेंज करता है और चेंज को आगे लेकर चलता है। डिजिटल रेवोल्यूशन दुनिया में आ चुका है, हम सिर्फ़ पाकिस्तान में ही क्यों देखें तो डिजिटल रेवोल्यूशन इन द वर्ल्ड के ऊपर मैं बात करूँगा कि दुनिया में रेवोल्यूशन जब ये आया और आ रहा है, तो उसमें क्या लोग रेडी थे? उसके सब पॉइंट्स मेरे कुछ बन जाएँगे कि वाज़ द यूएस रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन? फिर मैं यूएस में जहाँ से ये रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ, बात करूँगा कि क्या यूएस की सोसाइटी रेडी थी? 90s में जब वेब का एक्सप्लोजन हुआ वेब स्टार्टअप्स का और जिसको डॉट कॉम बबल भी फिर बाद में कहा गया। उस वक़्त क्या यूएस रेडी था इस रेवोल्यूशन के लिए? तो बिल गेट्स की जितनी भी प्रोग्रेस थी और आईबीएम की और शुरू में जितनी भी टेक कंपनीज़ थी, उनकी चंद प्रोडक्ट्स और सॉफ्टवेयर की वजह से पूरी यूएस सोसाइटी में एक रेवोल्यूशन का आगाज़ हुआ, जो आज पूरी दुनिया में फैल रहा है। तो यूएस की सोसाइटी तो 90s में अगर अब हम देखें तो उस तरह से रेडी नहीं थी। लेकिन डिजिटल रेवोल्यूशन में रेडीनेस को उस तरह से नहीं देखा जाता। एक पॉज़िटिव चीज़ आई, एक टेक्नोलॉजी की प्रोग्रेस हुई और उसको सोसाइटी ने अडॉप्ट कर लिया। तो 90s की मैं बात करूँगा कि यूएस में 90s से पहले कोई डिजिटल रेवोल्यूशन नहीं था। लेकिन जब वो हुआ तो लोगों ने उसको अडॉप्ट किया। हर घर में कंप्यूटर्स आए, वेबसाइट्स का आगाज़ हुआ, बिज़नेसेस ने अपनी वेबसाइट्स लॉन्च की। स्मॉल सोशल मीडिया प्लेटफ़ॉर्म्स का आगाज़ भी उस वक़्त हो गया और माइस्पेस की मैं बात कर सकता हूँ। तो मैं ये प्रूव करूँगा इस इन 2 पैराग्राफ्स मेरे यूएस के लिए जाएँगे कि यूएस भी उस तरह से अनाउंस करके कोई कंट्री रेडी नहीं होती। यूएस में रेवोल्यूशन जहाँ शुरू हुआ, वहाँ पे भी सोसाइटी उस वक़्त टेक से बिल्कुल वो यूज़ नहीं कर सकती थी और उनको नहीं पता था लेकिन उसी तरह रेवोल्यूशन वहाँ पे स्टार्ट हुआ। तो वाज़ द यूएस रेडी? ये मैं बस इसका फ़ॉन्ट साइज़ छोटा कर रहा हूँ क्योंकि ये एक इस चीज़ का सब पार्ट है। ये मेरी आउटलाइन में जाएगा मैं जब एंड पे बनाऊँगा। वाज़
यूरोप रेडी। फिर मैं 1 या 2 पैराग्राफ्स यूरोप पे बात करूँगा कि क्या यूरोप रेडी था इस डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए? तो बिल्कुल भी नहीं। यूरोप टेक्निकली, टेक्नोलॉजिकली डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए उस वक़्त ऐसा बिल्कुल भी पेनिट्रेशन नहीं थी इंटरनेट की। लेकिन जब ये रेवोल्यूशन शुरू हुआ तो यूरोप ने भी इससे बहुत फ़ायदा उठाया और फ़ौरन अपने आप को अडैप्ट किया, चेंज किया लोगों ने और लोगों ने इस रेवोल्यूशन को एम्ब्रेस किया और इसमें हम ये भी लिखेंगे कि ये डिजिटल रेवोल्यूशन के फ़ायदे इतने ज़्यादा हैं कि इसमें अडैप्ट करना मुश्किल नहीं है, चेंज होना मुश्किल नहीं है इस रेवोल्यूशन के आने की वजह से। तो मैं यूरोप की हिस्ट्री पे बात करूँगा कि वहाँ पे लोग टेक्नोलॉजी रेज़िस्टेंट थे। रिस्क अवर्सिव कल्चर है लेकिन फिर भी यूरोप में बड़ी-बड़ी टेक्नोलॉजी की कंपनीज़ शुरू हुई और उन्होंने इस रेवोल्यूशन को पूरी तरह अडॉप्ट किया। दैट मीन्स कि वो भी रेडी थे। हर सोसाइटी और इसी तरह पाकिस्तान भी रेडी है कि हर लाइन मेरे इस आर्गुमेंट को बैक करेगी। इसके बाद ये तो मेरा हो गया एक मेन आर्गुमेंट। मेन आर्गुमेंट ये था एक मेन आर्गुमेंट ये था और उसको बैक करने के लिए मैं यूएस और यूरोप की एग्ज़ाम्पल्स दूँगा। पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन बिकॉज़ अब मैं डायरेक्टली इस आर्गुमेंट को अटैक करूँगा कि पाकिस्तान रेडी है इस रेवोल्यूशन के लिए क्योंकि आप देखें कि इसमें कोई कन्फ्यूजन मैं नहीं छोड़ रहा, कोई अ, एम्बिग्विटी मैं अपने आर्गुमेंट में नहीं छोड़ रहा। एग्ज़ामिनर अगर मेरी आउटलाइन को देखे, उससे भी उसे पता चल जाएगा कि इस शख्स की कौन-सी ये साइड ले रहा है। उससे कोई कन्फ्यूजन नहीं होगी। तो ये इतनी बार मैं इसलिए कह रहा हूँ कि सीएसएस ऐसे में लोग ज़्यादातर इसलिए फ़ेल होते हैं कि वो क्लैरिटी नहीं लाते अपने सेंटेंसेस में। इंग्लिश लिखना ना आना या टॉपिक ना समझना, वो एक डिफरेंट चीज़ है, लेकिन अपने सेंटेंसेस को अगर आप क्लियर कर लें तो और कंसाइज़ कर लें, वही एक बहुत बड़ी चीज़ होगी। सिंपल एसेज़ को मैंने पास होते देखा है और लंबे-लंबे एसेज़ जिनमें बहुत कुछ है लेकिन कोई क्लैरिटी नहीं है, उन एसेज़ को मैं फ़ेल होते अक्सर देखता हूँ। पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन बिकॉज़ क्यों रेडी है पाकिस्तान? ये तो हमने दुनिया का एक ओवरव्यू दे दिया, लेकिन पाकिस्तान क्यों रेडी है? इकोनॉमिक बेनिफिट्स ऑफ डिजिटल इकोनॉमी कि भई इकोनॉमिक बेनिफिट्स इसके इतने ज़्यादा हैं कि रेडी हम क्यों ना हों? तो मैं बात करूँगा कि दुनिया में इकोनॉमिक प्रोग्रेस जिस तरह लेके आया है डिजिटल रेवोल्यूशन, ई-कॉमर्स रेवोल्यूशन, आज पाकिस्तान में जो डिजिटल ऐप्स की वजह से लाखों जॉब्स क्रिएट हो रही हैं, मैं उसकी बात कर सकता हूँ यहाँ पे। ई-कॉमर्स, दराज़ करीम उबर ये सब ऐप्स और इस तरह की बेशुमार ऐप्स जो भी आप यूज़ करते हैं, आपको उसको बस ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। आपने जितनी भी ऐप्स आज तक यूज़ की हैं और डेफ़िनिटली की होंगी ग्रोसरी मँगवाने के लिए या कोई राइड मँगवाने के लिए या ऑनलाइन शॉपिंग करने के लिए, उसका या आपने फ़ेसबुक या ट्विटर से कोई अपना प्रॉब्लम सॉल्व किया हो, कम्युनिटी में बात की हो, अपना कोई क्वेश्चन शेयर किया हो किसी ग्रुप में और उसका आपको आंसर मिला हो जिससे आपको फ़ायदा हुआ हो, ये सब कुछ डिजिटल इकोनॉमी के इकोनॉमिक बेनिफिट्स में आता है, तो मैं इसकी बात करूँगा कि पाकिस्तान रेडी इसलिए है कि इसके इकोनॉमिक बेनिफिट्स बहुत हैं और हिस्ट्री और डेटा ये शो करता है कि डिजिटल रेवोल्यूशन जो इकोनॉमिकली बैकवर्ड कंट्रीज़ हैं, जो अभी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं जैसे पाकिस्तान, वहाँ पे ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड हो रहा है। तो कंट्रीज़ जैसे बांग्लादेश, जो अभी इकोनॉमीज़ जो डेवलप हो रही हैं वहाँ पे, सिंगापुर, इंडोनेशिया, मलेशिया, यहाँ पे जो टेक स्टार्टअप्स आ रहे हैं, वो ज़्यादा तेज़ी से एक्सपैंड हो रहे हैं एज़ कम्पेयर टू मैच्योर इकोनॉमीज़। तो इकोनॉमिक बेनिफिट्स ये एक मेरी ये एक मेरा 1 या 2 पैराग्राफ्स इसके ऊपर होंगे। पाकिस्तान क्यों रेडी है इकोनॉमिक बेनिफिट्स, सोशल बेनिफिट्स
इसमें मैं कम्युनिकेशंस की बात कर सकता हूँ कि दूर-दराज़ के इलाकों में कम्युनिकेशंस ना होने के बराबर थे, लेकिन अब स्मॉल सिटीज़ के लोग भी कम्युनिकेशंस की वजह से सोशली भी बेनिफिट उनको मिल रहा है। इससे कम्युनिकेशन गैप्स ख़त्म हो गए हैं। लोग एक-दूसरे से ज़्यादा ईज़िली मिल सकते हैं। किस तरह अपॉर्च्युनिटीज़ क्रिएट हो रही हैं। तो इस तरह की बात भी इसमें कर सकता हूँ कि पाकिस्तान इसलिए भी रेडी है इस तरह के बेनिफिट्स के लिए। और एक और इम्पोर्टेंट थॉट जो इस वक़्त है वो ये कि डिजिटल रेवोल्यूशन के लिए पाकिस्तान रेडी तो है, बल्कि इस वक़्त डिजिटल रेवोल्यूशन पाकिस्तान में चल रहा है। तो हम लिखेंगे ऑनगोइंग या इस तरह की कोई हेडिंग बनाऊँगा जिसमें मैं इस वक़्त की बात करूँगा कि पाकिस्तान में ये रेवोल्यूशन ऐज़ वी स्पीक या ऐज़ वी राइट चल रहा है। तो मैं बताऊँगा कि किस तरह लाखों लोग इस वक़्त डिजिटल ऐप्स के थ्रू राइड हेलिंग सर्विसेज़ यूज़ कर रहे हैं, जैसे उबर या करीम। फूड पांडा के थ्रू लाखों लोग अपने मील्स ऑर्डर करते हैं ऑफ़िसेज़ में या घरों में, उससे कितनी जॉब्स क्रिएट हुई हैं। ये रेवोल्यूशन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि पाकिस्तान रेडी है या नहीं है, तो अभी ये कोई मुस्तकबिल की चीज़ है। इसी तरह मैं बताऊँगा कि ई-कॉमर्स से ख़वातीन के लिए कितना फ़ायदा हुआ है कि घर बैठे वो अ, उन्होंने जो क्लोथिंग का लेट्स से स्मॉल बिज़नेस था, तो उन्हें लाखों करोड़ों लोगों तक रीच पहुँच गई। फ़ेसबुक की वजह से, इंस्टाग्राम की वजह से, ट्विटर की वजह से कि वो घर बैठे अपने प्रोडक्ट्स को सेल कर सकती हैं। तो ये बातें मैं करूँगा। डिजिटल ऐप्स, राइड हेलिंग ऐप्स, ई-कॉमर्स ऐप्स, इम्पैक्ट ऑन वुमेन, ये सब कुछ मैं बताऊँगा कि इस वक़्त रेवोल्यूशन चल रहा है पाकिस्तान में और ये इंक्रीज़ करता रहेगा। तो इंक्रीज़ करता रहेगा के लिए मैं जब कंक्लूजन की तरफ जाऊँगा तो फ्यूचर आउटलुक, फ्यूचर में क्या पाकिस्तान कैसा होगा और फ्यूचर आउटलुक क्या है इस पूरे रेवोल्यूशन की। तो डेफ़िनेटली ये रेवोल्यूशन अभी इंक्रीज़ होता रहेगा। अभी पाकिस्तान में इंटरनेट पेनिट्रेशन सिर्फ़ 5% है या 6% है या लेट्स से 10% है। तो अभी 90% लोगों ने डिजिटल ऐप्स की तरफ आना है। इंटरनेट पेनिट्रेशन अभी बहुत से इलाकों में नहीं है। बड़ी सिटीज़ से बाहर अभी कनेक्टिविटी की प्रॉब्लम्स हैं, तो वो जब हल होंगे, तो वक़्त के साथ-साथ दूर-दराज़ के इलाकों में जब इंटरनेट पहुँचेगा, तो ये रेवोल्यूशन तेज़ होगा और पाकिस्तान इसके लिए टोटली रेडी है। ये मेरा एक आर्गुमेंट है और ये है मेरी ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसको कहते हैं हम ब्रेनस्टॉर्मिंग। इसी में से आउटलाइन मेरी बनेगी, इसी में से मेरे पैराग्राफ्स बनेंगे, इसी में से मेरी मेन थीसिस स्टेटमेंट बनेगी कि येस पाकिस्तान इज़ रेडी फॉर डिजिटल रेवोल्यूशन और इस तरह के 2 सेंटेंसेस और ये है टोटल ब्रेनस्टॉर्मिंग। अब मेरा जो प्लान है वो ये कि मैं इसी एसे को लेके चलूँगा और नेक्स्ट वीडियोज़ में मैं इंट्रोडक्शन लिखना सिखाऊँगा कि इंट्रोडक्शन किस तरह लिखा जाए फ्रॉम स्क्रैच। तो आपने देखा कि मैंने ये सब कुछ आपके सामने करके दिखाया क्योंकि थ्योरेटिकली बहुत वीडियोज़ हैं कि क्या रूल्स हैं ब्रेनस्टॉर्मिंग की आउटलाइन कैसे लिखनी है, लेकिन उसको प्रैक्टिकली करके दिखाने वाले बहुत कम हैं, तो स्टूडेंट्स को क्लैरिटी नहीं मिलती। इसको किया कैसे जाए? तो हमने एक टॉपिक लिया, हमने उसकी ब्रेनस्टॉर्मिंग की, आउटलाइन के लिए हमने उसे रेडी किया। नेक्स्ट वीडियोज़ में हम उसका इंट्रोडक्शन लिखेंगे। 300 या 400 वर्ड्स मैं लिखूँगा यहाँ पे। उससे आपको आइडिया होगा कि टॉपिक को शुरू कैसे करना है। इंट्रोडक्शन जिनका अच्छा होता है, अक्सर औक़ात उनके ऐसे भी पास हो जाता है क्योंकि फर्स्ट इंप्रेशन एग्ज़ामिनर को बहुत अच्छा जाता है। हम इंट्रोडक्शन लिख के देखेंगे, फिर उससे नेक्स्ट वीडियोज़ में हम मेन आर्गुमेंट्स की तरफ आएँगे और फिर हम कंक्लूजन लिखना भी सीखेंगे। तो हम इसी टॉपिक को लेके आगे चलेंगे नेक्स्ट वीडियोज़ में और हम कंप्लीट ऐसे की प्रैक्टिस करेंगे।